Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 8th के जुडिशरी लेसन्स के थर्ड वीडियो की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने इस लेसन्स के 2 वीडियो अपलोड कर लिए हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा इंडियन जुडिशियल सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूट के अंदर हमारे जुडिशियल सिस्टम को किस तरह से डिफाइन किया गया है, क्या इसे सरकार या कोई पार्टी प्रभावित कर सकती है, इसको एक वेल मैनेर्ड और बैलेंस्ड मैनर में कैसे इस्टेब्लिश किया गया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने क्या सोच करके कौन हमारे जुडिशियल सिस्टम को बिल्कुल सरकार की फॉर्मेशन से सेपरेट रखा है ताकि निष्पक्ष न्याय लोगों को मिल सके। सेकेंड वीडियो हमने इंडिया की जुडिशियल स्ट्रक्चर को देखा कि इंडिया में कौन कौन से कोर्ट है, कौन सा कोर्ट किसके अंडर में आता है, हमें अपील करने का अधिकार कैसे मिलता है, ये सब स्टडी की है। आज हम इस वीडियो में इसके आगे कुछ फ्रंट पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है, सिविल कोर्ट क्या होता है या सिविल लॉ क्या होता है, आईपीएल क्या होता है, पीआईएल क्या होता है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जैसे कोई चीज है, गरीब न्याय लेने का अधिकार सबको होता है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वकील करने का मात्र रुपये 1 लाख रुपए हैं। तो 1 लाख रुपए अगर नहीं है तो क्या हमें न्याय नहीं मिलेगा? तो इसके लिए एक अलग से रास्ता निकाला गया है जिसके माध्यम से हम ऐसा कार्य कर सकते हैं। आज हम इन्हीं चीजों की स्टडी करेंगे। पीआईएल क्या होता है अभी देखते हैं। यस, व्हाट आर द डिफरेंस ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम। हमारे लीगल सिस्टम की डिफरेंट ब्रांचेज कौन कौन सी हम पढ़ते हैं। द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल एंड सिविल लॉ। अब हम पढ़ते हैं कि क्रिमिनल और सिविल लॉ क्या होता है। तो क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, डील्स विद द कंडक्ट और एक्ट दैट लॉ डिफाइंस एज ऑफेंस। क्रिमिनल लॉ वो होता है जिसको हमारा कानून एक ऑफेंस, एक अपराध मानता है। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, जैसे चोरी करना, हैरेसिंग ए वुमन फॉर ब्रिंग मोर डवरी और मर्डर करना। इस तरह के जो भी केस हैं वो क्रिमिनल केस माने जाते हैं। इसके अलावा जो सिविल केस हैं वो क्या होता है, डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स, है ना, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर देना। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट रिलेटेड टू सेल ऑफ लैंड, मान लो कि जमीन के बेचने के संबंधित तो विवाद हैं, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट मैटर्स और डिवोर्स मैटर्स केसेज, ये सभी सिविल केसेज में आते हैं। सिविल वो होते हैं जो घर के अंदर सिविल कॉमन सिविल सेंस के होते हैं, जिसमें कोई बड़ी अपराध की प्रवृत्ति नहीं होती है ना, वो सिविल माने जाते हैं। और आगे देखते हैं क्रिमिनल कोर्ट में इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे एफआईआर बोलते हैं। ये एफआईआर से शुरू होता है विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट द क्राइम आफ्टर विच द केस इज फाइल्ड इन कोर्ट। पहले हमें पुलिस में एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है क्रिमिनल केस के लिए, तो बाद में उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। यदि पुलिस को लगता है कि मैटर सीरियस है, यहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, तो पुलिस फिर कोर्ट के अंदर फाइल लगाती है, कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश करती है कि इस तरह का केस है जिसकी सुनवाई की जाए। अब हम बात करते हैं सिविल कोर्ट की। इसकी मैटर में ए पिटिशन हैज टू बी फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय द रिफेक्टेड पार्टी ओनली। इसमें क्या होता है, कोई भी हमें पुलिस थाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें डायरेक्टली रिलेवेंट कोर्ट के अंदर जाकर के अपनी पिटीशन दायर की जा सकती है। आगे हम पढ़ते हैं क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। इफ ए फाउंड गिल्टी, यदि जिस पे केस लगाया गया वो गिल्टी पाया जाता है, द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल और ऑल्सो फाइंड, तो अपराधी को जेल भी हो सकती है, उसको फाइन भी दिया जा सकता है यदि। लेकिन अगर सिविल कोर्ट की मैं बात करता हूँ, द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर, जिस रिलीफ की मांग की गई है पिटीशन का, जो पिटीशन में मांगा गया है, उस जो जिन अधिकारों का हनन है वो अधिकार उसे लौटा दिए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इन केस बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड ए टेनेंट, कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वैकेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात हो, है ना, जैसे मैं मान लो कि हिस्सेदारी ले रखी है खेत की, या मैं कह दूँ कि मकान किराए ले रखा है, अगर इनके बारे में झगड़ा है तो कोर्ट यही आदेश दे सकता है कि उसका किराया दिया जाए और या मकान को खाली किया जाए, एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड, या बकाया किराया वो चुकाया जाए। सिविल कोर्ट कभी सजा नहीं देता है, बस सुधार लाने का प्रयास ही करता है। आगे हम पढ़ते हैं, डज एवरीवन हैज एक्सेस टू द कोर्ट। इस बात को समझिए, क्या सभी लोगों को कोर्ट पहुंचने का अधिकार है? क्या सभी लोग कोर्ट पहुंच सकते हैं? क्या गरीब लोग भी कोर्ट जा सकते हैं?
जा नहीं सकती हैं तो क्या है, जा सकती हैं तो क्या है? क्या हमें ऐसा कानूनी अधिकार दिया गया है कि कोई भी आदमी कोर्ट विजिट कर सकता है? इन सभी क्वेश्चनों का आंसर अभी हम देखेंगे। एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूट, एक बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूट के अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा हुआ है इसके रिगार्ड में? तो लिखा है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कैन असेस द कोर्ट इन दिस कंट्री। इसमें लिखा है कि कोई भी आदमी, सभी सिटीजन जो है, भारत के सभी नागरिक कोर्ट में जा सकते हैं, अपना केस दर्ज कर सकते हैं। उनमें उनको किसी भी तरह की योग्यता और किसी भी कोई और मानदंड की जरूरत नहीं है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर कोर्ट जा सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी सिटीजन हैज ए राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को कोर्ट के माध्यम से राइट, जस्टिस लेने का अधिकार है। एज यू रीड अर्लियर, द कोर्ट प्लेज एन वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि हमें पता है कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोर्ट ही हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स से दिलवाता है। इफ एनी सिटीजन बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, यदि किसी लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हुआ है, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन। तो वो कोर्ट जा सकते हैं। ये तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूट के अनुसार। हकीकत में क्या है, इन रियलिटी में क्या है? असेस टू कोर्ट हैज बीन डिफिकल्ट फॉर वास्ट मेजोरिटी ऑफ पुअर इन इंडिया। वैसे सभी लोगों का अधिकार है, लेकिन देश में गरीबी ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग जो है ना कोर्ट पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि कोर्ट पहुंचने के लिए कुछ फाइल की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, वो डॉक्यूमेंट या उनके पास मिलते नहीं है, या केस को लड़ने के लिए वकील को हायर करने की पड़ती है, पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है, तो इसमें कुछ खर्चा भी आता है। यदि वो उनके पास नहीं है तो वो कोर्ट नहीं जा पाते हैं। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूट की बात जो लिखी है वो यहाँ सही नहीं बैठ पाती है। तो इसका भी देखते हैं। लीगल प्रोसीजर इन्वॉल्व लॉट ऑफ मनी, कानूनी प्रक्रिया के अंदर काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। एंड पेपर वर्क एज वेल एज टेक अप लॉट ऑफ टाइम भी लगता है। फॉर पुअर पर्सन हु कांट रीड और हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन डेली वेज, एक व्यक्ति जिसका परिवार पढ़ा लिखा नहीं है या उसका पूरा परिवार मजदूरी पर डिपेंड करता है, यदि वो मजदूरी पर डिपेंड करता है, डेली उसे मजदूरी करके उसे पेट भरना पड़ता है, यदि वो कोर्ट के चक्कर लगाने लग जाए तो उसका क्या होगा, है ना? द आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफन सिम्स रिमोट। अब ऐसा लगता है इसको देख करके कि जो सभी लोगों को कोर्ट जाने का जो अधिकार का जो प्रावधान किया गया वो शायद सभी लोगों की पहुंच से बाहर है। उन लोगों की पहुंच से बाहर है जो गरीब है, जो अनपढ़ है। बाकी लोग आराम से जा सकते हैं, जा कर भी सकते हैं यदि वो इस चीज को अफोर्ड करते हैं। तो फिर क्या होता है देखते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, जिसे PIL बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब ये हुआ कोई भी जनता के रुचि का कोई मामला। जैसे अब गरीब लोग न्याय नहीं, गरीब लोग कोर्ट नहीं जा सकते। मान लो वो सब ऑर्डिनेट कोर्ट ही नहीं जा सकते। अगर केस बड़ा हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े तो क्या हो? मान लो कि एक व्यक्ति एक परिवार का कोई शोषण कर रहा है, बाल मजदूरी करवा रहा है या बंधुआ मजदूरी करवा रहा है। अब वो बंधुआ मजदूरी का आदमी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो मालिक उसे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा है। तो फिर क्या उसको न्याय नहीं मिल सकता? तो इसका कोर्ट ने प्रावधान किया है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समुदाय या कोई भी संघ या हम कह सकते हैं NGO, कोई भी सोसाइटी, अगर उसको लगता है कि किसी व्यक्ति या किसी परिवार या किसी समुदाय के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL दायर कर सकता है। उनकी तरफ से उस व्यक्ति को आने की जरूरत नहीं है, एक पब्लिक मैटर के रूप में उसको अप्लाई किया जा सकता है, जिसकी कोर्ट बहुत ही बारीकी से सुनवाई करेगा, उन्हें न्याय दिलवाएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं क्या होता है इस तरह का। जैसे डेथ बाय हंगर, ये एक अलग तरह का मैटर है। 2001 के अंदर 2001 से 2003 के अंदर तक राजस्थान में काफी अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। और दूसरी तरफ अकाल क्या, खाने पीने को पशुओं को चारा नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे, जबकि सरकार के जो गोदाम थे वो सड़ रहे थे, वो अनाज से भरे हुए थे, चूहे अनाज को काट रहे थे, है ना? तो फिर एक तरफ तो अनाज सड़ रहा है, दूसरी तरफ उस अनाज से लोग मर रहे हैं। तो एक इस तरह की PIL दायर की गई कोर्ट के अंदर कि इस चीज का एक समाधान निकाला जाए, सरकार को ऑर्डर दिया जाए कि लोगों को जो सड़ रहे अनाज को सड़ने से बचाने और लोगों का जीवन बचाने के लिए उनको अनाज की व्यवस्था की जाए। तब से ये हंगर डेथ बाय हंगर का एक पोस्ट लागू हुआ। अब हम इसको पढ़ते हैं क्या है। इट अलाउड एनी इंडिविजुअल्स, इट का मतलब ये PIL जो है ना अलाउ करती है कोई इंडिविजुअल को और कोई संस्थान को
ऑर्गेनाइजेशन को टू फाइल है PIL इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। वो हाई कोर्ट में भी PIL दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी। ऑन बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, ऐसा लगता है कि जिनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मानो कोई गरीब व्यक्ति है कोर्ट नहीं पहुंच सकता, तो आप उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई केस दर्ज कर सकते हैं। उस केस को PIL कहते हैं। अभी एक हाल ही में आप देख सकते हैं, मरते शहरों की संजीवनी, बड़े शहर जो जहां मास्टर प्लान बना हुआ है, सरकार उस मास्टर प्लान का पालन नहीं कर रही है। तो राजस्थान पत्रिका समूह के संस्थापक गुलाब जी कोठारी ने एक PIL दायर करके मरते शहरों की संजीवनी के नाम से PIL दायर की, ताकि मास्टर प्लान का पूर्णतः पालन हो, ताकि लोगों को अच्छे महानगरों की अच्छी सुविधाएं मिल सकें और अच्छे स्पेस मिल सके। अदरवाइज जो बड़े लैंडलॉर्ड थे वो महानगरों में कब्जा करते थे, पार्कों पे कब्जा कर लिया करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें स्टेब्लिश कर लिया करते थे, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह की कोई भी PIL दायर की जा सकती है ना। द लीगल प्रोसेस इज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन ए लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज ए PIL। अब ऐसा भी है, यदि आप सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहते हैं तो आप लेटर लिख करके या टेलीग्राम लिख करके भी इस तरह का केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मैटर है। द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980 डिवाइज्ड है mechanism of the public interest litigation और PIL to increase the case to justice, access to justice। ये पहले नहीं था, 1980 के बाद से ही लगभग ये शुरू हुआ है। तब से कोर्ट ने आदेश दिया, एक ऑर्डर निकाला कि कोई भी व्यक्ति PIL दायर कर सकता है, ताकि सब लोगों को न्याय मिल सके। इससे पहले गरीब लोगों तक न्याय पहुंचना असंभव था। आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। द मिड डे मील, अब मैं बताता हूँ, जो अनाज गोदामों में सड़ा करता है उसकी बात है। उस गोदामों के अनाज सड़ने और लोगों की भूख मरने, और एक तरफ लोग भूख मरे, दूसरी तरफ अनाज सड़ रहा था, तो एक PIL दायर की गई, जिससे यह निर्णय निकाला गया कि मिड डे मील में बच्चों को खाना दिया जाए और गरीबों को अनाज बांटा जाए। ये संविधान के किस अधिकार के तहत दिया गया, ये भी हम पढ़ेंगे। द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एड स्कूल्स इज बिकॉज ऑफ PIL, वो PIL की वजह से दिया गया है। द कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू फूड। राइट टू लाइफ है, एक हमारा अधिकार दिया गया है कि जीवन जीने का अधिकार, उसमें हमें राइट टू फूड का अधिकार भी सम्मिलित है, कि हमें जीवन जीने का अधिकार तभी संभव जब हमें खाने को भोजन मिले। अगर खाने का भोजन नहीं है तो हमें जीवन जीने का अधिकार फिर कहाँ रहा। तो उसके तहत PIL के माध्यम से उसको सोल्व किया गया। फॉर द कॉमन पर्सन और असेस टू द कोर्ट इज असेस टू जस्टिस। यदि कोई व्यक्ति अगर कोर्ट पहुंचता है, इसका मतलब उसको न्याय भी मिलता है। कोर्ट एक्सरसाइज ए क्रूशल रोल इन द इंटरप्रेटिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, और कोर्ट इसके माध्यम से लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है। आई थिंक आपको PIL समझ में आया होगा। PIL एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है कि कोई भी व्यक्ति किसी समस्या को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या महत्व है, देखते हैं। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज नो डिनाइंग दैट द जस्टिस जुडिशरी हैज प्लेड एन क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेटिक इंडिया। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है, हम कह सकते हैं कि इस डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर जुडिशरी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, सर्विसिंग एज ए चेक ऑन द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर एज वेल एज इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। सुप्रीम कोर्ट जो होती है, एग्जीक्यूटिव्स जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं और जो कानून को बनाते हैं, उन दोनों पे चेक के रूप में कार्य करती है। ऐसा नहीं है कानून बनाने वाले सही कानून बनाए, कानून को चेक करने का अधिकार, कानून सही है नहीं है, कानून के अंदर लोगों के अधिकारों को ध्यान रखा गया नहीं रखा गया, इस बात को देखने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अब जो कानून बना है क्या वैसा ही इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन करने का कार्य एग्जीक्यूटिव का होता है, तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का प्रभाव रहता है कि बनाए हुए कार्य को, वो बनाए हुए कानून को सही रूप से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के रूप में चेक के रूप में कार्य करती है। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली envisioned a system of court which an independent
इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज की फीचर ऑफ आर डेमोक्रेसी। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को भली भांति देख लिया था कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा होना चाहिए। ये स्वतंत्र रखने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के प्रावधान किए, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के सफल होने के लिए एक इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज के लेसन में इतना ही। ये लेसन इसी के साथ पूरा हो जाता है। आई थिंक आपको सब चीज़ें अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड को फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक SST और इंग्लिश के सभी लेसन्स विद क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, इन्विटेशन राइटिंग, सभी के वीडियोस आपको वेल डिफाइंड मैनर में मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।